हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द टॉपिक डाइवर्जेंस। लास्ट लेक्चर में मैंने डिफाइन किया था ग्रेडियंट। सो जो लोग नए आए हैं इस चैनल पे उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, तो आप जाके ग्रेडियंट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट देख सकते हैं वहाँ पे। एंड हेयर वी विल डिफाइन द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जेंस। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द व्हाट इज डाइवर्जेंस. So when del operator operates on vector function या फिर बोलो vector field, then it gives a scalar quantity, scalar function. So now we can say this term is divergence of वेक्टर फील्ड. अगर E है तो डाइवर्जेंस ऑफ E. सो दिस इज डाइवर्जेंस, कि किस तरीके से हम डेल ऑपरेटर को वेक्टर फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट कराते हैं. सो वी कैन राइट व्हाट इज डाइवर्जेंस. सो इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी vector with del operator. Dot product of any vector with del operator. Del operator means this. So बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो डाइवर्जेंस of vector, any vector, like if you have any vector E is given like Ex I cap plus Ey j cap plus Ez k cap, and now you have to define the divergence of this vector. So you can write easily del Ex by del x plus del Ey by del y plus del E z by del z. बट कहानी यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है. कहानी इसके आगे शुरू होती है. अगर आप IIT जैम या फिर CSIR नेट, गेट, जेस्ट, TIFR, इन सारे एग्जाम्स पर अगर फोकस कर रहे हो तो कहानी यहाँ तक से कंप्लीट नहीं होगी. इसके आगे हमें चीज़ों को एक्सटेंड करना पड़ेगा. ये एक अधूरा ज्ञान है और इस अधूरे ज्ञान को हम कंप्लीट करेंगे. कैसे? कि अगर आपको बोला जाए कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E गिवन है स्फेरिकल फॉर्म में, स्फेरिकल कंपोनेंट फॉर्म में, ER कैप प्लस E थीटा कैप प्लस E फाई कैप, और आपसे बोल रहा है कि इसका डाइवर्जेंस बताओ क्या होगा, तो आप सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं कि डेल Ex है तो यहाँ पर R से रिप्लेस कर दो डेल ER बाई डेल R, डेल E थीटा बाई डेल थीटा प्लस डेल E फाई बाई डेल फाई हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. उसके लिए हमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चीज़ें बदल जाएंगी, इसमें कुछ और आएगा इसकी जगह पर. और इसी तरीके से सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी डाइवर्जेंस कुछ डिफरेंट मिलेगा तुम्हें. तो वन बाई वन हम देखेंगे. तो वही बात है कि चीज़ें उतनी आसान नहीं होती हैं जितना हम समझते हैं. बट फिर वही बात है, बट चीज़ों को हम उतना आसान बना सकते हैं जितना हम चाहते हैं. तो आप देख रहे हो कि मैं लेक्चर 1 से, ये 4th लेक्चर है, 1 2 3 लेक्चर इससे पहले कंप्लीट हो चुके हैं. फर्स्ट था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बेस्ड,
सेकंड था सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बेस्ड था, और थर्ड था ग्रेडियंट, और ये फोर्थ वन इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंस। तो ये जो भी चल रहा है, अगर आपको पूछेगा क्या समझ नहीं आ रहा क्या चल क्या रहा है, तो आप बोल सकते हो कि ये एक यज्ञ चल रहा है। किस चीज़ का यज्ञ? एक बाहुबली मूवी में आपने देखा होगा कि एक डायलॉग है कि समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, शिवगामी के हाथों बाहुबली को मारने का यज्ञ हो रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर एक यज्ञ चल रहा है, जो हम अभी 3 लेक्चर से डिफ़ाइन कर रहे हैं चीज़ों को, और आने वाले 3 लेक्चर में डिफ़ाइन करेंगे। तो एक यज्ञ है, किस चीज़ का है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स को अपनी मुट्ठी में करने का, जिससे कि हम इन सारे एग्जाम्स को फोकस कर सकें, और इस तरीके से इन सारे कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स हमें बहुत आसान लगेगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा खुद के अंदर, तो हम चीज़ों को बहुत आसान बना पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले हमें डाइवर्जेंस को डिफाइन करना है जनरलाइज्ड फॉर्म में। सो सपोज एनी वेक्टर ए इज गिवन इन जनरलाइज्ड फॉर्म लाइक दिस, a1 u1 कैप प्लस a2 u2 कैप प्लस a3 u3 कैप। ये लास्ट लेक्चर में मैंने डिफाइन किया था कि एक को जनरलाइज्ड फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर will be 1 by h1 h2 h3 and here del by del q1 a1 h2 h3 plus del by del q2 a2 h3 h1 plus del by del q3 a3 h1 h2। ये है जनरलाइज्ड फॉर्म। एंड जनरलाइज्ड फॉर्म मीन्स ये h1 h2 h3 क्या है? कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। ये डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट में मिलेंगे h1 h2 h3 की वैल्यूज़, और a1 a2 a3 तो आपको पता ही है। q1 q2 q3 क्या है? कोऑर्डिनेट्स हैं। जिस भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम बात करेंगे, सपोज क्या बोलते हैं उसको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करेंगे, तो q1 q2 q3 की वैल्यू होगी x y एंड z। जब बात करेंगे हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो q1 q2 q3 की वैल्यू होंगी r थीटा एंड फाई। जब सिलिंड्रिकल की बात करेंगे तो q1 q2 q3 की वैल्यूज होंगी r फाई एंड z। a1 a2 a3 आपको पता ही है, ये है। और u1 u2 u3 यूनिट वेक्टर। h1 h2 h3 क्या है? ये डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट में कोफिशिएंट्स निकल के आते हैं, ये मैं अभी बता भी दूंगा, और इसको हमने डिफाइन किया है लास्ट लेक्चर में। तो ठीक है, तो हाँ, अब बात करते हैं नंबर 1, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप देख रहे हो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में dl डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट रहता है, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि dx i कैप का कोफिशिएंट 1 है, dy j का कोफिशिएंट भी 1 है, एंड dz k का भी कोफिशिएंट 1 है। तो h1 h2 h3 की वैल्यूज़ आ रही हैं 1 1 1। अगर बात करें कोऑर्डिनेट्स की, q1 q2 q3 की, तो कोऑर्डिनेट्स हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x y एंड z, ये कोऑर्डिनेट्स रहते हैं। तो x y एंड z। अगर बात करें हम वेक्टर a which is given in Cartesian coordinate system, so ax I cap plus ay j cap plus az k cap।
तो A1 A2 A3 की वैल्यूज़ हैं AX AY AZ। AX AY A1 AZ ये किसकी वैल्यूज़ हैं? इसमें जो लिखा ना A1 A2 A3, तो आप लिख सकते हो A1 A2 A3 की वैल्यूज़ मिलेंगी क्या? AX AY एंड AZ। तो ये तीनों वैल्यूज़, तीनों फॉर्मेट की वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें हम डाल देंगे और डाइवर्जेंस हमें मिलेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ठीक है, देखते हैं। तो ये याद रखना, इसी को इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके नीचे ही लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। आप देखोगे कि डेल डॉट ए इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो H1 H2 H3 की वैल्यू 1 1 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। H2 H3 यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो आएगा डेल A1, और डेल A1 मीन्स डेल AX बाई डेल Q1 मीन्स डेल X। Q1 Q2 Q3 की वैल्यूज क्या है? X Y एंड Z। तो इसी तरीके से मिलेगा डेल AY बाई डेल Y प्लस डेल AZ बाई डेल Z। ये है डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर ए इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वैसे भी हमें पहले से पता था, मेन है। इसके बाद स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसको डिफाइन करते हैं। तो इसको हटा देते हैं, देख लेना इसको। सेकेंड, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको फिर वही बात है कि DL लिखना पड़ेगा। DL इज इक्वल टू DR R कैप प्लस R D थीटा थीटा कैप प्लस यहाँ पर रहता है R साइन थीटा D फाई एंड फाई कैप। ये है डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ से हम कुछ चीज़ें डिफाइन करेंगे, जैसे DR का कोफिशिएंट क्या है? 1, D थीटा का कोफिशिएंट है R, एंड D फाई का कोफिशिएंट है R साइन थीटा। एक मिनट, ये R साइन थीटा, ये R साइन थीटा, यहाँ पर जो वैल्यूज़ है, ये H1 की वैल्यू है 1, यहाँ पर R है, तो H2 की वैल्यू कितनी है? R है, एंड H3 की वैल्यू कितनी है? R साइन थीटा। आप देख रहे हो। H1 H2 H3 की वैल्यू हमें पता है, और दूसरी चीज़ है Q1 Q2 Q3, इनकी वैल्यूज़ क्या हैं? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं R थीटा एंड फाई, तो Q1 Q2 Q3 की वैल्यू है R थीटा एंड फाई। एंड इन दिस सिस्टम इफ एनी वेक्टर A is given like AR R कैप प्लस A थीटा कैप प्लस A फाई कैप, तो यहाँ पर A1 A2 A3 इनकी वैल्यूज़ मिलेंगी क्या? AR A थीटा एंड A फाई। अब आप देख सकते हो H1 Q1 एंड A1 A2 A3 Q1 Q2 Q3, इन तीनों की वैल्यूज़ हम इसमें डालेंगे, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमें मिलेगा क्या? डाइवर्जेंस। तो ठीक है, देख लेते हैं। तो इसको हटा देते हैं बीच की लाइन, और इसी में यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। क्या आएगा? डाइवर्जेंस इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, डेल डॉट ए H1 H2 H3 H1 H2 H3 इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे
तो ये आएगा आर स्क्वायर, सॉरी 1/r² साइन थीटा। यहाँ पर डेल बाई डेल आर, Q1 की वैल्यू r, A1 तुम्हारा है AR और H2H3 है r² साइन थीटा, प्लस डेल बाई डेल Q2 मीन्स थीटा, तो डेल बाई डेल थीटा, A2 मीन्स A थीटा, H3 एंड H1, तो ये आएगा R साइन थीटा, एंड प्लस इसके आगे यहाँ पर तो ये आएगा डेल बाई डेल फाई, और क्या है A3 H1 H2, तो A3 मीन्स A फाई, H1 1 एंड H2 R, तो A फाई R, ये आ गया। इसको ब्रैकेट क्लोज करो। अब इसको हटा देते हैं, इसका काम खत्म हुआ है। ठीक, ये मिला। अब इसी को थोड़ा सा अरेंज कर देना है बस, और कुछ नहीं। तो आप इसमें देख सकते हो कि पहले बात 1/r² साइन थीटा को अंदर पूरा मल्टीप्लाई करना है, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर डेल बाई डेल आर है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा क्या होगा, कांस्टेंट, तो साइन थीटा को यहाँ पर बाहर करेंगे। यहाँ पर है थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, वो भी पार्शियल डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, इसका मतलब आर जो है ये कांस्टेंट बाहर निकल के आएगा, और यहाँ पर ए फाई है, यहाँ पर भी आर बाहर निकल के आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल डॉट ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/r² साइन थीटा, और बाहर करना है हमें साइन थीटा को, साइन थीटा डेल बाई डेल आर, और ये आएगा इसको लिखो r² AR, ऐसे, ये ठीक, ये मल्टीप्लाई किया हमने। इसके बाद में प्लस, थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, इसके नीचे, तो प्लस इसके बाद में इस पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 1/r² साइन थीटा, और इसमें से बाहर निकल के आएगा r, तो r डेल बाई डेल थीटा, अंदर बचेगा साइन थीटा ए थीटा, एंड प्लस ये वाला थर्ड टर्म, तो इसमें 1/r² साइन थीटा, इस फंक्शन को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और इसमें से r बाहर निकालना है, तो r डेल बाई डेल फाई एंड ए फाई, ये। तो इसको ब्रैकेट हटाओ, ब्रैकेट ओपन कर चुके हैं। अब देखो साइन थीटा यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, r ये कैंसिल हो रहा है, r ये कैंसिल हो रहा है। तो हमें जो डाइवर्जेंस इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मिल रहा है, उसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। वो क्या है कि डेल डॉट ए, डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ से देख सकते हो आप 1/r² डेल बाई डेल आर, r² AR, यह है, प्लस 1/r साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, एंड यहाँ पर अंदर मिलेगा साइन थीटा ए थीटा, एंड प्लस 1/ यहाँ पर r साइन थीटा, और क्या है डेल ए फाई बाई डेल फाई। तो ये है डाइवर्जेंस ऑफ ए इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आप देखो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस क्या आ रहा था, सिंपल सा डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड आ रहा था। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये
कुछ न्यू लुक दे रहा है डाइवर्जेंस का। तो आपको यही याद रखना है, मेन है ये। और अगर ये आपको पता है तो डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट लिखने के बाद में आप आसानी से ये डिफाइन कर सकते हो। अभी इसी में लास्ट में मैं बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक कि कैसे इतना सब ना करके हम आसानी से डाइवर्जेंस स्फेरिकल सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखते हैं। तो पहले इसके बाद में सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद में हम बताएंगे कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से हम तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस डिफाइन करते हैं। तो यहाँ तक हो गया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ डाउट ऐसा नहीं है, डाउटफुल नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म को रखते हैं और बाकी हटा देते हैं। तो थर्ड वन इज सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बट आपको सबसे पहले डीएल लिखना होगा। डीएल इक्वल टू डी आर आर कैप प्लस डी आर डी फाई आर डी फाई फाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। ये है डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आप बोलोगे सर ये डीएल डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट कहाँ से लिख रहे हो? तो मैं आपको बता दूं कि जो इससे पहले के प्रीवियस के लेक्चर्स हैं उसमें यही सब डिफाइन किया गया है। अगर आप देख चुके हो तो समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं देख चुके हो तो प्रीवियस लेक्चर्स में जाओ और समझ में आएगा, हर एक चीज़ हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको। तो अब यहाँ पर कोफिशिएंट्स देखो जरा। डी आर आर कैप का कोफिशिएंट 1, डी फाई फाई कैप का कोफिशिएंट r एंड डी जेड जेड का कोफिशिएंट 1। तो कोफिशिएंट्स को हम h1 h2 h3 से डिफाइन करते हैं एंड द वैल्यूज ऑफ दीज h1 h2 h3 विल बी 1 r एंड 1। ठीक, एंड नाउ कोऑर्डिनेट्स q1 q2 q3 कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? r फाई जेड। वैसे भी सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है r फाई जेड ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो q1 की वैल्यू r, q2 की वैल्यू फाई एंड q3 की वैल्यू जेड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख सकते हैं। और इसी सिस्टम में अगर हम कोई एक वेक्टर डिफाइन करते हैं तो वेक्टर आएगा इस तरीके से ए आर आर कैप प्लस ए फाई फाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप। तो यहाँ से A1 A2 एंड A3 जो यहाँ पर देख रहे हो आप जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ डाइवर्जेंस में A1 A2 A3 है, तो उसकी वैल्यूज़ क्या मिलेंगी? AR A फाई एंड A जेड। अब फिर वही बात है कि इन तीनों को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और डाइवर्जेंस इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें मिल जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं इसको, वैल्यूज पुट करते हैं। सो डाइवर्जेंस ऑफ ए इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम h1 h2 h3 तीनों को मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 1 इंटू आर इंटू 1 मतलब 1 बाई आर। यहाँ पर डेल बाई डेल q1 की वैल्यू r एंड A1 H2 H3। तो A1 कितना है? A1 है AR एंड H2 H3 तो ये R है, मतलब AR R ये आया फर्स्ट टर्म प्लस डेल बाई डेल थीटा Q2 की वैल्यू कितनी है? फाई और A2 है A फाई, आप देख सकते हो A फाई A2 की वैल्यू ये, और H2 H3 H1 ये 1 है तो ये इतना आएगा प्लस डेल बाई डेल जेड Q3 की वैल्यू जेड। तो डेल बाई डेल जेड A3 कितना है? ए जेड। सो ए जेड और H1 H2 है 1 इंटू आर मतलब R, और ये आ गया।
अब कुछ नहीं, 1/r को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और बस सही लिखा हुआ है। A1 H2 H3 H2 H3 R आया, H3 H1 1 1 हो गया, H1 H2 H1 H2 R लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, हाँ ठीक, गुड। तो ठीक है, इसके बाद में 1/r को मल्टीप्लाई कर दो अंदर। सो डाइवर्जेंस ऑफ A विल बी 1/r। अब यहाँ पर r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो डेल बाई डेल r r a r ये आएगा फर्स्ट टर्म, प्लस 1/r को यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो 1/r 1/r, हाँ 1/r डेल a फाई बाई डेल फाई एंड यहाँ पर प्लस जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो इसका मतलब है r बाहर आएगा, तो 1/r इंटू आर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/r इंटू आर, यहाँ पर मिलेगा डेल ए जेड बाई डेल जेड, आर आर कैंसिल, इसको हटा दो, सिंपल सा ये लिखो। सो डेल ए जेड बाई डेल जेड, देख लो यही आ रहा है क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। H1 H2 H3 की वैल्यू रख दी तो ये 1/r आ गया। A1 H2 H3 रहता है, तो A1 AR है, H2 H3 की वैल्यूज़ हैं R, ठीक है। फिर यहाँ पर है A2 H3 H1। अब बोलोगे ये कैसे, तो ये 1 2 3 है, 1 2 3 एंड देन 1 के बाद में 2, तो 2 3 1 इस तरीके से चलेगा, और फिर 2 के बाद में आएगा 3, तो 3 के बाद में 1 2, तो ये साइक्लिक में रहता है। 1 देन 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ऐसे रहेगा। तो ये इस फॉर्म में रहेगा, तो ये ठीक है। यहाँ तक हो गया A2 H3 H1, H3 और H1 की वैल्यू तो 1 है, A2 A5 हो गया, H1 H2 R है, A3 की वैल्यू AZ है, ठीक, गुड। तो ये है आपका डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर A इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब बात आती है शॉर्ट ट्रिक की। क्या है शॉर्ट ट्रिक इसकी? तो शॉर्ट ट्रिक ऐसा कुछ खास नहीं है, बस ये है कि अगर डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट पता है और ग्रेडियंट, हाँ ग्रेडियंट पता है, तो हम शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? इसको हटा देते हैं पहले कंप्लीट, ठीक है, ये याद तो रहेगा ही नहीं। तो अभी मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस तीनों सिस्टम में, कार्टेशियन, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर एग्जाम पर्पज से आप देखोगे तो इसी तरीके से आपको याद करना है और चलना है। तो फर्स्ट वन इज कार्टेशियन। कार्टेशियन में पहले तो आप डिफाइन करो dl, तो dl विल बी होगा dl विल बी dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। ये डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख दिया। बात करें ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट किसी एक स्केलर फंक्शन का निकलता है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम v को स्केलर फंक्शन मानते हैं। स्केलर मानते क्या, स्केलर फंक्शन होता ही है। v क्या है, पोटेंशियल। एंड e को जब भी बात करेंगे इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं वेक्टर की, तो वेक्टर में e इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को चूज करेंगे। तो इन दोनों पे हम अप्लाई करेंगे ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस। सो ग्रेडियंट ऑफ v, ग्रेडियंट स्केलर फंक्शन का निकलता है, तो ग्रेडियंट ऑफ v क्या रहेगा? मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर कोफिशिएंट है इनका कुछ, तो 1/1 करो, 1 बाई करो, अदरवाइज
1 आ जाएगी वैल्यू, तो क्या आएगा डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ पर आएगा v, डेल v बाई डेल एक्स, और यहाँ पर ये आई कैप। अगर यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट्स होता, अगर सपोज x होता तो यहाँ पर 1 बाई एक्स आता, मतलब 1 बाई h1, 1 बाई h2, 1 बाई h3 रहेगा, ये है। तो यहाँ पर भी कोफिशिएंट्स dy j का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर भी 1 बाई h2 करेंगे तो 1 बाई 1 आएगा, मतलब डेल v बाई डेल y along j डायरेक्शन, एंड प्लस डेल v बाई डेल z की कैप। तो ये हो गया ग्रेडियंट। बात करें कार्टेशियन में ही डाइवर्जेंस की, तो डाइवर्जेंस निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का। सो ये आएगा डेल ई एक्स, कंपोनेंट आएगा डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स, प्लस डेल ई वाई अपॉन डेल वाई, प्लस डेल ई जेड अपॉन डेल जेड। ये हो गया, मतलब आई जे के हट जाएगा, और डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल ई वाई अपॉन डेल वाई, ये हो गया। तो ये तो अभी तक पढ़ते भी आ रहे हैं, तो इतना कुछ इजी नहीं। बात जो मेन वही है कि स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल मेन वही है, तो उनको हमें अच्छे से समझ लेना है। स्फेरिकल में कैसे लिखेंगे, तो पहले तो डी एल को डिफाइन कर लो, डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई कैप। यह है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट। तो ग्रेडियंट कैसे लिखते थे, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया, ग्रेडियंट ऑफ v अगर लिखना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इनका कोफिशिएंट देखो 1 है, तो 1 बाई h1 रहता है एक्चुअली, तो 1 बाई h1 की वैल्यू क्या है 1, तो इसको 1 लिखेंगे। एंड देन डेल बाई डेल r, और फिर यहाँ पर v के कंपोनेंट्स तो लिखते नहीं, v को हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे नहीं, क्योंकि v है स्केलर क्वांटिटी, तो कंप्लीट v आएगा यहाँ पर, डेल v बाई डेल r, और ग्रेडियंट इसमें यूनिट वेक्टर r कैप, प्लस अब देखो यहाँ पर d थीटा कैप का कोफिशिएंट्स 1 r है, तो इसको हम नीचे लिखते हैं 1 बाई r डेल v बाई डेल थीटा एंड थीटा कैप, प्लस इसी तरीके से डेल डी फाई कैप का कोफिशिएंट r साइन थीटा है, तो इसको हम नीचे लिखेंगे, तो 1 बाई r साइन थीटा एंड डेल v बाई डेल फाई। तो आप देख रहे हो कि ग्रेडियंट को हम इस तरीके से डिफाइन कर दिए हैं, अगर डीएल पता है तो। बात करें डाइवर्जेंस की, डाइवर्जेंस ऑफ v, डाइवर्जेंस ऑफ e निकलेगा, e मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो e के कंपोनेंट्स आएंगे। अब यहाँ पर देखो तो डेल ई आर, इलेक्ट्रिक फील्ड एलोंग आर डायरेक्शन, और यहाँ पर डेल आर, ये हो गया। अब दूसरी चीज़ है कि इसमें यूनिट वेक्टर तो रहेंगे नहीं, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, स्केलर फंक्शन मिलेगा, तो आर कैप थीटा कैप फाई कैप तो हट जाएंगे, यहाँ पर एक्चुअली फाई कैप होगा, प्लस यहाँ पर 1 बाई आर डेल ई वी बाई डेल थीटा, प्लस ऐसे लिख लेंगे जैसे ही ग्रेडियंट में लिखते हैं कि 1 बाई आर साइन थीटा एंड डेल ई फाई बाई डेल फाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक मैंने क्या किया है, सिर्फ ग्रेडियंट को फॉलो किया है। ये शॉर्ट ट्रिक है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ग्रेडियंट को फॉलो किया है। तो हमने v, यहाँ पर जो v है उसको हमने ई आर लिखा है, यहाँ पर v जो है, क्योंकि e जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये कंपोनेंट फॉर्म में रहेगा, तो ई आर ई थीटा और ई फाई के फॉर्म में रहेगा। तो डेल ई आर बाई डेल आर, डेल ई थीटा बाई डेल थीटा, 1 बाई आर यहाँ पे था तो 1 बाई आर यहाँ पे भी लिख लेंगे, और 1 बाई आर साइन थीटा यहाँ पे था तो 1 बाई आर साइन थीटा यहाँ पे लिख दिया, डेल ई फाई बाई डेल फाई, क्योंकि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कंपोनेंट फॉर्म में आएगा, ठीक है। और v जो है स्केलर फंक्शन होता है, वो कंपोनेंट फॉर्म में रहेगा नहीं, तो v कंप्लीट रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर भी v, यहाँ पे भी v, यहाँ पे भी v रहेगा। बट ये डाइवर्जेंस नहीं है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है।
मॉडिफाई क्या करना है कि इनका जो कोफिशिएंट्स है, देखो इन तीनों का H1 H2 H3 की वैल्यू क्या आ रही है, H1 H2 H3 का इनका मल्टीप्लिकेशन अगर देखें तो ये मिल रहा है हमें आर स्क्वायर साइन थीटा। कैसे, डी आर का कंपोनेंट 1 मतलब H1 की वैल्यू 1 है, डी थीटा थीटा का कोफिशिएंट आर है तो आर, और डी फाई का कोफिशिएंट आर साइन थीटा है, तो आर साइन थीटा और आर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो तो आर स्क्वायर साइन थीटा मिलेगा, क्योंकि इसको 1 से यहाँ से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 1 है तो 1 आर साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर साइन थीटा आता। अब करना क्या है हमें कि आर स्क्वायर साइन थीटा को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब डिवाइड करना है और साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो एक काम करो, आर स्क्वायर साइन थीटा है ना, हाँ, तो यहाँ से आर स्क्वायर साइन थीटा, तो यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशन है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, वो है आर के रेस्पेक्ट में है। तो आर के रेस्पेक्ट में है, इसका मतलब इसमें से आर स्क्वायर यहाँ पर 1/r स्क्वायर करेंगे और डेल बाई डेल आर, और आर स्क्वायर को हम यहाँ पर इस फॉर्म में लिख देंगे। मतलब ऐसे देखना है कि फर्स्ट कंपोनेंट किसका है, आर का है, तो इसमें आर का कंपोनेंट उठाएंगे, आर का जो भी है फंक्शन, तो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को डिवाइड कर दिया बाहर और आर स्क्वायर को हम अंदर डेल बाई डेल आर ई आर के मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, बस बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि याद करने के लिए कैसे हमें याद करना है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये थीटा का फंक्शन है, इसका मतलब आर स्क्वायर से मतलब नहीं है, साइन थीटा को उठा के ले आओ, मतलब साइन थीटा को नीचे लिखो, 1/r साइन थीटा लिख दिया और साइन थीटा को अंदर डेल साइन थीटा ई थीटा ये लिख दिया, डेल थीटा। अब इसमें बात करते हैं, तो फाई का कोई फंक्शन तो है नहीं, यहाँ पर फाई का कोई फंक्शन नहीं है, इसमें सिर्फ आर स्क्वायर साइन थीटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, 1/r साइन थीटा एंड डेल ई फाई बाई डेल फाई। तो ये हो गया डाइवर्जेंस। ये अभी इससे पहले हमने डाइवर्जेंस लिखा था, जब वहाँ पर वेक्टर ए लिया था तो ए आर ए फाई ए थीटा ए फाई आ रहा था। तो ये है इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम इस तरीके से सिंपल सा, देखो ग्रेडियंट भी लिख दिए और डाइवर्जेंस भी लिख दिए अगर डीएल पता है तो, ठीक है। बट ये है कि ये सब चीज़ें आपको तभी आएंगी जब इससे पहले का जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है सब अच्छे से समझ में आया है तब। अब थर्ड वन सिलिंड्रिकल की भी बात कर लेते हैं, तो इसी में देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट बोलो क्या होगा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, डीएल। ये मेरे को डीएल याद है इसीलिए मैं ये सब कर पा रहा हूँ, तो आप लोगों को भी डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट अगर पता है तभी ये सारी चीज़ें आप कर पाएंगे अपनी तरफ से। तो डीएल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएल विल बी इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डी आर कैप प्लस आर डी फाई जेड, डी आर कैप आर डी फाई कैप प्लस डी जेड कैप। अब ग्रेडियंट लिखो पहले, ग्रेडियंट ऑफ वी पोटेंशियल, बिकॉज पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी एंड ग्रेडियंट अप्लाई होता है वी पे, और ग्रेडियंट ऑफ वी लिखना है तो इसको हम डेल वी भी ऐसे लिखते हैं, डेल वी। हाँ, तो ये होगा क्या, इसका कोफिशिएंट देखो 1 है ना, तो 1/h1 मतलब 1/1 आएगा, तो डेल वी लिखना है ना, तो डेल वी बाई डेल आर, मतलब आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा वी फंक्शन, स्केलर फंक्शन वी, प्लस यहाँ पर
डी फाई कैप का कोफिशिएंट 1 आर है, तो इसको हम डिवाइड में लिख लेंगे 1/r। अब यहाँ पर जो है डेल बाई डेल फाई ऑपरेट होगा वी पे, तो मतलब डेल बाई डेल फाई किस पे ऑपरेट होगा, वी पे। फिर इसके बाद में डी जेड का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर 1/1 मतलब 1, एंड डेल बाई डेल जेड ऑपरेट होगा किस पे, वी पे। तो ये होगा ग्रेडियंट ऑफ वी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बात करें डाइवर्जेंस की, तो डाइवर्जेंस को हम अप्लाई करते हैं, डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या वेक्टर किसी भी वेक्टर पे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ई। अब देखो कैसे करना है इसमें, अरे एक मिनट, ये वेक्टर क्वांटिटी आती है ना, तो यहाँ पर आएगा आर कैप, ये आएगा फाई कैप एंड ये आएगा जेड कैप, क्योंकि ग्रेडियंट हमें जो है वेक्टर क्वांटिटी देता है, वेक्टर फंक्शन। अब डाइवर्जेंस ऑफ ई, ये देखो, तो इसमें डाइवर्जेंस ऑफ ई में स्केलर फंक्शन मिलेगा पहली बात, मतलब आर कैप फाई कैप जेड कैप को तो ऐसे हटा दो। फिर वी जो आ रहा है इसकी जगह पे आएगा ई along r, e along phi and e component of e along z। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डेल ई आर कंपोनेंट ऑफ आर, डेल आर प्लस 1/r कर लो, और यहाँ पर डेल ई फाई कर लो, क्योंकि कंपोनेंट ऑफ ई along फाई डायरेक्शन, मतलब डेल ई फाई, और ये डेल फाई प्लस इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर डेल वी को किससे रिप्लेस करेंगे, ई जेड से, कंपोनेंट ऑफ ई एलोंग जेड डायरेक्शन, अंडर यहाँ पर डिवाइड हो गई है, मतलब डिफ्रेंसिएशन जेड के रिस्पेक्ट में। क्या ये कंप्लीट है डाइवर्जेंस? नहीं, कुछ कम है। कम क्या है कि इसमें कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन देखो क्या है, मतलब h1 इंटू h2 इंटू h3 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर r है एंड यहाँ पर 1 है, तो 1r1 का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है r, मतलब यहाँ पर हमें 1/r करना है और अंदर मल्टीप्लाई करना है डेल, तो r e r डेल ई आर बाई डेल आर। अब r आ रहा है तो यहाँ पर r से मल्टीप्लाई कर दिया, बट यहाँ पर है फाई और इसमें फाई का कंपोनेंट नहीं है, इसमें z का भी कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा, मतलब यहाँ पर सिर्फ h1 h2 h3 का मल्टीप्लिकेशन जो है वो r आ रहा है, तो वहाँ पर हमने क्या किया 1/r किया है और इसी r को अंदर लेके गए हैं, तो डेल r e r बाई डेल r लिख दिया। तो इसका मतलब इसको वैसे एज इट इज लिख देना है, तो डेल ई फाई बाई डेल फाई एंड प्लस डेल ई जेड बाई डेल जेड, ये आ गया डाइवर्जेंस। मतलब ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है, तो डाइवर्जेंस ऑफ ई इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है। सो ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस को हमने डिफाइन कर दिया सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो आपको पता है कि अगर आपको डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट पता है तो हम ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। चीज़ों को एक बार समझ लेना अच्छे से, एक बार प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ तक रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम कौन से टॉपिक को कवर करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर अभी तक हुआ है, ग्रेडियंट को लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था, टुडे आज के लेक्चर में मैंने डिफाइन किया है डाइवर्जेंस, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिफाइन करूँगा कर्ल एंड देन लाप्लासियन। तो ये कर्ल एंड लाप्लासियन ये है, और फिर कुछ थ्योरम्स हैं, स्टोक्स थ्योरम, कर्ल थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, उनको डिफाइन करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो 1 2 3 लेक्चर में ये सारा कुछ जो यज्ञ मैंने बताया था चल रहा है ये ख़त्म होगा, और फिर हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स को अच्छे से अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को
इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को डिजिटलाइज्ड फॉर्म में अपने माइंड में सेव करने की कोशिश करेंगे कि एक बार सेव हो जाए तो चीज़ें फिर जब हम डिलीट करेंगे तभी डिलीट होगा, या जब हम डिलीट होंगे तभी डिलीट होंगी चीज़ें। तो ठीक है, कर्ल लाप्लासियन को नेक्स्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं। और यही सेम चैनल आपका अपना फिजिक्स एक्सिस, इसी पे बने रहिए, आपको हर एक टॉपिक मिलेगा। अभी तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चल रहा है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक लेके जाएंगे। इसके बाद में बाकी के जो सब्जेक्ट हैं आपके थर्मल फिजिक्स हो गया, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स हो गया, एंड न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो सारा कुछ मटेरियल हम लेके आएंगे इसी चैनल पे। और आपका CSIR नेट गेट एंड जस्ट नेट गेट एंड जस्ट एंड हाँ IIT जैम। सो हमारा मेन फोकस है ये सारे एग्ज़ाम्स। और अगर आप इस चैनल पे हैं और यहाँ पर अगर आप 25% मेहनत कर रहे हैं तो मैं आपको बिलीव मीन्स ट्रस्ट दिला रहा हूँ कि 75% मेहनत, ठीक है, मैं करूँगा और आपका एग्ज़ाम ये क्वालिफाई करा के ही रखूँगा। ठीक है, तो अगर समझ में आ रहा है चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप इसके आगे प्रोसीड करते रहिए, आप नेक्स्ट लेक्चर का वेट करते रहिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।